हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि आपकी जो मेहनत है वो आपको आपकी किस्मत से ज़्यादा फल जो है वो भी प्रदान कर सकती है। मतलब कैसे प्रदान कर सकती है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए एक लाइन है मेरे पास में कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो सामान्य तौर पर लोग जो हैं वो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि यार हमारी किस्मत खराब है इसलिए हम यहाँ पर हैं, हमारा इसलिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसी फील्ड में कुछ बेहतर करते हैं, अगर आप बोलते हैं कि सर हमारी किस्मत खराब थी इसलिए हमारा एग्जाम नहीं निकला, तो यकीन मानिए कि अगर आप मेहनत 100% कर रहे हैं तो आपकी किस्मत भले ही खराब है, लेकिन आपकी मेहनत के कारण से आपकी किस्मत जो है वो बलवान होगी ही होगी। तो बस लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, पूरी ईमानदारी से करते रहिए। आपकी ईमानदारी का परिणाम जो है वो आपको जरूर मिलेगा। और कैसा मिलेगा, तो जैसे आप अपेक्षा करते हैं आपकी किस्मत से कि अगर किस्मत अच्छी होती तो ये ऐसा हो जाता, किस्मत अच्छी होती तो ये ऐसा हो जाता, तो वही चीज आपको मेहनत के द्वारा भी मिल सकती है। तो किस्मत को कोसना बंद करिए और मेहनत पर भरोसा करना चालू करिए। ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति और बस पढ़ाई करते रहिए, आपके एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। तो यहाँ बोल रहा है कि वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इफ्को नैनो यूरिया प्लांट रिसेंटली। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है ना, और यहाँ पर इससे मिलते जुलते चीजें हमने देखी हुई हैं। तो मैंने ये सिर्फ आपके रिकॉल कराने के लिए कि आप कितनी चीजों को देख रहे हैं क्या है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और लोगों ने उसका आंसर जो है वो बताया। तो अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है, तो वो रखी है कच्छ में। बात समझ में आ रही है? इसके क्या फायदे होंगे, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। तो आप पहले की क्लासेस अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। आइए देखें, कुछ नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि व्हेन वाज वर्ल्ड मॉस्किटो डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। बोले सर, महापुरुषों के नाम पर जो दिवस मनाए जाते हैं वो तो हम याद रखते ही हैं, लेकिन अब मच्छर दिवस के तौर पर भी हमको चीजों को याद रखना पड़ेगा क्या? वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। और विश्व मच्छर दिवस जो है वो भी याद रखना पड़ेगा कि सर ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है अब आपके लिए। तो 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 1930 से। बोले सर सब कुछ समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि इसका राइट आंसर क्या है। 20 अगस्त को हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सर आखिर ऐसा करते क्यों है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो याद रखिए कि डॉक्टर रोनाल्ड रॉस एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। उन्होंने 20 अगस्त 1897 को मादा एनीफिलीज, अगर हम बात करें तो आप एक ना, जनरली आप साइंस वगैरह में और अलग अलग प्रकार से जब आप मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं, जब आप प्लेग के बारे में पढ़ते हैं, तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखते हैं। तो जब आप मलेरिया को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि किस मच्छर की वजह से होता है, तो वो होता है मादा एनाफिलीज की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज नाम का जो मादा मच्छर है उसकी खोज की थी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक, तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने इसी दिन, अगर हम बात करें तो 20 अगस्त 1897 को ही क्या किया था, मादा एनेफिलीज नाम की मच्छर जो है उसकी खोज की थी। कब की थी, तो ये की थी 20 अगस्त 1897। और ये वही मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया के जो वायरस हैं वो आपके शरीर पर फैलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। तो इस खोज के कारण हम 20 अगस्त को क्या मनाते हैं, हम 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं।
बात समझ में आ रही है, याद रखिए। अब क्योंकि सेलिब्रेशन की बात आ रही है, क्योंकि हम डे की बात कर रहे हैं, तो मैंने लगातार आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कराए हैं और मैं बार बार जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर मैं लगातार ये चीजें मेंशन कर देता हूं ताकि आप इनको पढ़ें और बार बार इनको याद करें, क्योंकि ऐसे नहीं कि एक बार देखें और चीजें जो है वो बन जाएंगी। जब आपको बार बार रिकॉल होगा तब चीजें याद रहेंगी। तो याद रखिए कि जब हम 1 अगस्त की बात करते हैं तो नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे वहां मनाया जाता है, ठीक है। मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है वो भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। 3 अगस्त की बात करते हैं तो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। 6 अगस्त की अगर बात करें तो हिरोशिमा, और 9 अगस्त की अगर बात करें तो नागासाकी डे जो है ये भी मनाया जाता है। इससे संबंधित चीजें मैंने आपको बताई हैं। 7 अगस्त की बात करते हैं तो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट होता है। 8 अगस्त अगस्त रिवॉल्यूशन डे। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे भी मनाया जाता है और 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त की बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूथ डे। याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल यूथ डे है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एलिफेंट डे। एलिफेंट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक स्टेट का नाम आना चाहिए और वो कौन सा है, कर्नाटक। ये बार बार मैं आपको चीजें बता रहा हूं ताकि आपसे भूले नहीं। 13 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 अगस्त को देख रहे थे तो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, और 13 अगस्त तो वर्ल्ड, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक नेशनल है एक इंटरनेशनल है। बात समझ में आ रही है। 14 अगस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टीशन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अगस्त पारसी न्यू ईयर जिसको नवरोज बोला जाता है। 17 अगस्त की अगर बात करें तो मलयालम न्यू ईयर चिंगम सेलिब्रेट किया जाता है। और 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है वो मनाया जाता है। चिंगम के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप ये एक ऐसा दिन की शुरुआत मानी जाती है जहां से या जिस दिन हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के आधार पर पवित्र दिवस है और किसी भी प्रकार के नए कार्य, चाहे वो वैवाहिक कार्यों से संबंधित हो, गृह कार्यों से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से संबंधित हो, उसके लिए बहुत ही पुण्य दिवस मनाया जाता है। ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे अगस्त खत्म होता चलेगा, ये टेबल जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। तो याद रखिएगा इसको। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक रिसेंटली। हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के तौर पर नियुक्त जो है वो किया गया है। देखिए साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताता हूं तो साउथ इंडियन बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, साउथ इंडियन बैंक की, ठीक। साउथ इंडियन बैंक जो है वो कैसा बैंक है, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। शेड्यूल्ड बैंक तो है लेकिन प्राइवेट सेक्टर है। बात समझ में आ रही है, कैसा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, थ्रिसूर। कहाँ है एक थ्रिसूर, ये है केरला में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर है, बैंक है। तो इसकी एक टैगलाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस न्यू जनरेशन बैंकिंग, न्यू जनरेशन बैंकिंग। तो ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। और इसके न्यू सीएमडी की अगर मैं बात करता हूं, एमडी एंड सीईओ की अगर मैं बात करूं तो इसके न्यू एमडी एंड सीईओ का नाम है पी आर शेषाद्री। तो याद रखिएगा इनका नाम है पी आर शेषाद्री, ठीक है। तो इस बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ जो हैं वो कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं पी आर शेषाद्री, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको इसमें जरूरी है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो पी आर शेषाद्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए
देखिए जब भी किसी बैंक के बारे में आप पढ़े ना, तो वहां पर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस प्रकार का बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें एक चीज और याद रखिए कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में करेंटली कितने पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं। इंडिया में करेंटली अगर हम बात करते हैं तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक वर्तमान में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो याद रखना है आपको उनके नंबर, वो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है ऐसे बैंक जिनको या तो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है या उन बैंकों को प्राइवेट से और पब्लिक या गवर्नमेंट के अंडर में लाया गया। इट मीन्स कि उनका नेशनलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये 12 बैंक ऐसे बैंक हैं जो या तो गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टैब्लिश है, जो पहले से पब्लिक सेक्टर है, और या तो फिर नेशनलाइजेशन की प्रोसेस से वो पब्लिक सेक्टर बने हैं। टोटल मिलाकर 12 बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक के तौर पर काम कर रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ये जरूर शेड्यूल्ड बैंक है लेकिन प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ और अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिए कि विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में आदिल सुमरीवाला जो है वो चुने गए हैं। ठीक है, कमलेश वासर्णे और अमरजीत सिंह को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ के रूप में अमित झिंगरन, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया है। और क्यूईटीसीआई के जो अध्यक्ष के रूप में हैं वो विजय कुमार सारस्वत को नियुक्त किया गया। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता चुका हूं, बात समझ में आ रही है। याद इसलिए यहाँ पर मेंशन है ताकि बार बार याद रहे, आपको बार बार देखें आप उन चीजों को। ठीक है, तो किसी चीज को जब बार बार देखेंगे तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन बैक टू बैक अंडर 20 वर्ल्ड टाइटल। गर्व का विषय है। ठीक है, भारत के लिए अगर हम बात करें तो सिर्फ बड़े पहलवानों से ही अपेक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि कुछ छोटे पहलवान भी हैं, अंडर 20 पहलवान भी हैं जो देश का नाम जो है वो लगातार रोशन कर रहे हैं, और उसका नाम है अंतिम पंघाल। तो हाल ही में लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान जो है वो अंतिम पंघाल जो है वो बन चुकी हैं। और ये कहाँ से संबंधित हैं, ये हिसार से संबंधित है। कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है, ये हिसार से संबंधित है, और ये कहाँ है, हरियाणा में। अब क्योंकि हम पहलवानी की बात कर रहे हैं तो पहलवानी में अगर हम देखें तो अभी सबसे ज्यादा जो न्यूज में है वो क्या है, वो है विवाद। ठीक है, उस विवाद जो है उसके बारे में आपको बताऊं कि अगर हम साक्षी मलिक की बात करें, अगर हम पुनिया की बात करें, बजरंग पुनिया, ठीक है, आदि पहलवानों की अगर हम बात करते हैं तो अभी आपने देखा होगा कि इन पहलवानों ने, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन पहलवानों ने अभी एक ब्रिजभूषण सिंह जी के विरोध, अगर हम बात करें तो उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह के विरोध में और धरना प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में बने थे ये। ठीक है, तो नाम याद रखना है आपको, ब्रिजभूषण सिंह, है ना। बाद में इनको इस्तीफे की मांग हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी और अलग अलग आरोप जो है वो लगाए गए थे। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा था ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। और पहलवान जो हैं जिन्होंने भारत का नाम जो है वो कई गेम्स में अगर हम बात करें तो वहां पर अलग अलग समय पर रोशन किया है, उन लोगों के द्वारा ब्रिजभूषण सिंह पर विभिन्न प्रकार के आरोप जो हैं वो लगाए गए थे। कहाँ तक चीजें सही है क्या है उसके बारे में अभी जांच चल रही है, और चीजें जो हैं वो आगे भविष्य में आपको और चीजें मिलेंगी। ठीक है, हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अंतिम पंघाल जो है वो हिसार से संबंधित है और लगातार अंडर 20 वर्ल्ड मतलब अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टाइटल जो है वो इन्होंने जीता है। अंतिम हिसार की हैं और वो केवल 19 साल की हैं। उनका लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व खिताब है, जिससे वह 2 अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान जो है वो बन गई हैं। अंतिम ने अप्रैल में 2023 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये ग्रोथ की बात कर रहा है, आगे बात करते हैं। रिसेंटली क्रिसिल हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 23-24 टू बी व्हाट परसेंट।
अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं क्रिसिल की, तो याद रखिए कि क्रिसिल क्या है, तो क्रिसिल जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है। बात समझ में आ रही है? क्रिसिल क्या है, तो क्रिसिल जो है वो रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। और क्रिसिल जो है सामान्य तौर पर ये ग्रोथ का अनुमान लगाती है, सामान्य तौर पर ये विकास की बात करती है कि किसी कंट्री में हम अगर देखें तो किस प्रकार से ग्रोथ जो है वो कहाँ पर किस ड्यूरेशन में कितना देखने को मिल सकता है या क्या होगा। तो इसने अभी अनुमान लगा, इसने अभी प्रिडिक्शन दिया है कि भाई एस्टिमेट दिया है, जो क्रिसिल है उसने ये बोला है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो उसका फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो कितने परसेंट का होगा, तो वो होगा 6% का। बात समझ में आ रही है? वो कितने परसेंट का होगा, तो वो होगा 6% का। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है, प्रमुख रेटिंग एजेंसी के तौर पर जिसका नाम क्रिसिल है, उसने अनुमान लगाया कि 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है वो कितनी हो जाएगी, 6% तक पहुंच जाएगी। बेहतर चीज है, ठीक है। ये अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 के लिए एनएसओ की अगर हम बात करें, एनएसओ की अगर हम बात करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसके द्वारा अनुमानित 7% से कम है, ठीक है। तो ये एक चीज आप इसमें याद रखिए। अब बात आ रही है किसकी, जीडीपी की बात आ रही है कि सर जीडीपी ग्रोथ तो होगा, लेकिन जीडीपी क्या होती है, तो जीडीपी का मतलब ये होता है कि सर किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टोटल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उन टोटल प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस का जो सम होता है वो उस कंट्री का जीडीपी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? और इसमें एक अपवाद है, ठीक है, इसमें एक अपवाद है जो कंट्री के टेरिटरी के अंदर तो होता है लेकिन उसके बावजूद दूसरे कंट्री के जीडीपी का पार्ट होता है। क्या है वो, आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है क्लास में, ठीक है। तो याद रखिए कि ऐसी क्या चीज है जो कंट्री भारत में होने के बावजूद भी भारत की जीडीपी का पार्ट नहीं है, या यूएस में होने के बावजूद यूएस के जीडीपी का पार्ट नहीं है, वो आखिर है क्या। तो सिर्फ एक ही अपवाद है जिसको आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता देंगे, और जीडीपी का मतलब ये है इसी जीडीपी में ग्रोथ के अनुमान जो है वो फिलहाल क्रिसिल ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट जनरेशन एम्बेसडर टू बोलीविया रिसेंटली। हाल ही में बोलीविया के अगले राजदूत, अगले भारतीय राजदूत जो हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है, अगर हम बात करें विश्वास सपकाल को, राइट। तो विश्वास सपकाल जो है वो अगर हम बात करें तो नए राजदूत हो जाएंगे, भारत की तरफ से नए एम्बेसडर हो जाएंगे, और कहां पर, तो वो हो जाएंगे बोलीविया में। बोलीविया की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका का ये कंट्री है, और इसकी कैपिटल जो है वो साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये क्या है, सोसरेस की कैपिटल, ठीक है। तो इसके लिए तो फिलहाल इतनी चीजें जरूरी। एक चीज अगर आप और चाहते हैं कि सर इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट का नाम है लुइस आर्क, ठीक है। एक ये भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप अगर एम्बेसडर भी याद रखते हैं तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन एम्बेसडर की, किसको बनाया गया है, अगर हम बात करें बोलीविया में तो वो विश्वास सपकाल है, और विश्वास सपकाल जो है वो अभी कहाँ पर है, तो रिपब्लिक ऑफ पेरू के, ठीक है। विश्वास सपकाल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में किसके एम्बेसडर हैं ये, रिपब्लिक ऑफ पेरू के, ठीक है। और नए कहाँ के बनेंगे, तो नए बनेंगे बोलीविया के, ठीक है। चलिए, तो इसमें फिलहाल इतनी चीजें आपके लिए जरूरी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद आरबीआई टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये केसीसी है क्या, ठीक है। केसीसी की अगर हम बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो 1998 में एक कमेटी की रिकमेंडेशन आई, उस कमेटी का नाम था आरवी गुप्ता कमेटी, ठीक। 1998 कमेटी थी आरवी गुप्ता कमेटी, और आरवी गुप्ता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया किसका, रिकमेंडेशन दिया केसीसी का। उन्होंने ये बोला कि भाई जो किसान है, जो कृषक है ना, वो इसलिए बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे क्योंकि लैक ऑफ कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि पूंजीकरण का अभाव है।
तो उन तक पूंजी को पहुंचाने के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो कौन सा है, तो वो केसीसी। तो केसीसी जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बेहतर कदम है। और केसीसी के साथ साथ एक दूसरा कदम जो एग्रीकल्चर फील्ड में बेहतर है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, केसीसी के जरिए किसानों को फंडिंग कर रहे हैं, एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, उनको आसानी से ऋण जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं, कम ब्याज दर पर आसानी से उपलब्धता है, और उसको आप रिन्यू भी करा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में, ऐसी सुविधाएं उस पर दी गई। और दूसरा आप ये बोल रहे हैं कि आप उस पैसे का यूज करके अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और किसी भी प्रकार से आपकी फसल जो है वो नुकसान हो जाती है, तो उसके लिए हम आपकी फसल को भी कवर दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी इंश्योर्ड कर रहे हैं। किसके माध्यम से, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के फील्ड में रामबाण के तौर पर अगर दो स्कीम का नाम मांगा जाए आपसे, तो आप सीधे बोलिए सर केसीसी, जो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई और ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हुई ताकि वो एग्रीकल्चर को में थोड़ा सा बढ़ावा कर सके, और दूसरा उनकी फसल जो नष्ट हो जा रही थी जिसके कारण से लगातार फसलों के नष्ट होने पर किसान जो है वो सुसाइड या आत्महत्या जैसी चीजों में देखने को मिल रहा था, लगातार हम ऐसे चीजों को खो रहे थे। तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी फसलों को कवर प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा लाई गई, वो भी बेहतर कदम है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए 1998 में आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पर किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया था। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि हाल ही में किस निजी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है, तो वो किया है एक्सिस बैंक ने। अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर एक्सिस बैंक ने आरबीआई के साथ में पार्टनरशिप कर ली क्या? एक्सिस बैंक ने क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप कर ली है क्या? तो याद रखिएगा कि ये आरबीआई के साथ में पार्टनरशिप तो है, लेकिन आरबीआई से नहीं है, आरबीआई की सहायक कंपनी जिसको आरबीआई एच कहते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहते हैं, उसके साथ में। तो इनका जो समझौता है वो समझौता किसके साथ में हुआ है, वो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ में हुआ है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप आरबीआई एच के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि एक्सिस बैंक का जो समझौता हुआ है, और ये क्या है तो मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, ये आरबीआई की सहायक कंपनी। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली आपसे पूछता है तो वहां आप बता भी सकते हैं कि सर डायरेक्टली आरबीआई नहीं बल्कि आरबीआई की सहायक कंपनी के साथ में यहाँ पर आप देखिए तो ये समझौता जो है वो देखने को मिला है। बात समझ में आ रही है? फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग जो है वो भी बढ़ेगी, और डिजिटल मतलब अगर आप देखिए तो डिजिटलाइजेशन के दौर में डिजिटल तरीके से एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। क्लियर है? इतनी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच स्टेट्स निन्ना लेगो हैज रिसेंटली वॉन द, ठीक है, हैज रिसेंटली वॉन द एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23। तो इन्होंने एक चैलेंज जीता है, कौन सा जीता है, 2022-23 का एंटरप्रेन्योर चैलेंज। ठीक है, तो इसमें याद रखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये किस राज्य से संबंधित है। याद रखिए कि ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और ये है कौन, किस लिए इन्होंने ये अवार्ड जो है वो जीता है, तो हाउस ऑफ मैंगकॉक की ये फाउंडर है। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको मैं बताता हूँ तो याद रखिए कि ये फाउंडर है किसकी, हाउस ऑफ मैकनॉक। ठीक है, ये फाउंडर है किसकी, हाउस ऑफ मैकनॉक। और ये करती क्या है, अगर इनके बारे में हम देखें, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करती क्या है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है अगर हम देखें तो ये करता है कि भाई जितनी भी अरुणाचल प्रदेश की
जनजातियां हैं, अगर हम देखें तो जनजातियों की कलाकृतियों को बढ़ावा देती हैं, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें आप 2 पॉइंट याद कर सकते हैं क्या, कि निन्ना लेगो जो है वो क्या है सर, अभी अभी इन्होंने एक टाइटल जो है वो जीता है क्या, इंटरप्रेन्योर चैलेंज 2020-23 का, फाउंडर है हाउस ऑफ मैकनॉक की। और जनजातियों की कलाकृतियों की तरफ अगर हम बात करें कहाँ की, तो किससे संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसलिए कहाँ की जनजातियों की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की भी, ये भी एक चीज याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की कलात्मक प्रतिभाओं की ओर विश्व का ध्यान जो है वो आकर्षित करती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर एज द नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। अगर हम बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है ना वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और वहां पर लगातार मानसून के एक विकराल रूप को देखा गया है, जहां आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो भारी बारिश सिर्फ इतने से ही नहीं, इसके बाद में भूस्खलन, ठीक है, और इन सभी चीजों के कारण बहुत ही जान मान की हानि जो है वो देखने को मिली है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सफर कर रहा है इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से, और इसीलिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने क्या किया है, फ्राइडे को, अभी जो लास्ट फ्राइडे गया है अगर हम बात करें तो फ्राइडे को उसने घोषित कर दिया कि राज्य जो है वो प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र हो गया है। राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो लगातार यहाँ पर ये समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है वो कौन है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, काफी फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, न्यूज में भी काफी बने रहते हैं। इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और ये क्या है, हिमाचल के सीएम है। अगर मैं गवर्नर की बात करता हूं, अगर मैं वहां के राज्यपाल की बात करता हूं, तो आपको पता हो कि शिव प्रताप शुक्ला जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में, शिव प्रताप शुक्ला। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप यहाँ याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रिसेंटली द मैटी बनाना ऑफ विच प्लेस हैज गॉट जीआई टैग, कौन सा बनाना है, ठीक है, तो ये है मैटी बनाना, जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब क्योंकि जीआई टैग है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर जीआई टैग जो है वो आखिर होता क्या है। तो जीआई टैग के बारे में अगर हम बात करें तो जीआई टैग जो होता है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है। डब्ल्यूटीओ के एक ट्रिप लॉ काम करता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इस प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत डिफरेंट राइट जो है वो प्रदान किए जाते हैं, जैसे नई वस्तु नई इन्वेंशन पर पेटेंट दिया जाता है, रिटर्न एवं पब्लिश जो चीजें हुई हैं उसके लिए कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी के लोगों के लिए अगर हम बात करें तो वहां पर ट्रेडमार्क की व्यवस्था जो है वो की गई है, कोई भी दूसरा उसकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता, करता है तो डुप्लीकेसी उसके लिए सजा का प्रावधान है। और चौथा अगर हम बात करते हैं तो वो आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग। जीआई टैग जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की
किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है, और वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एरिया के जोग्राफिकल इन्वायरमेंट या वहाँ के लेबर के स्किल के कारण फेमस हो जाता है। तो अभी अगर हम बात करें तो इसको हम बोल रहे हैं जीआई टैग, और अभी अगर हम बात करें तो मैटी बनाना जो है उसको जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ से संबंधित है, ये कन्याकुमारी से संबंधित है। और कन्याकुमारी को मैटी बनाना के लिए अगर हम बात करते हैं तो कन्याकुमारी जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो किसको प्रदान किया गया है? कन्याकुमारी को प्रदान किया गया है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई होती है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसलिए इसको अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं बेबी बनाना। तो मैटी बनाना जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? बेबी बनाना। ठीक है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबाई जो है वो इसकी होती है। बात समझ में आ रही है? तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें एक चीज और याद रखिए कि इसकी जो बनावट होती है ना वो मगरमच्छ के जैसे होती है। ठीक है, मगरमच्छ के मुंह के जैसा थोड़ा ये दिखता है, इसलिए इसका एक और नाम हो गया, इसको बोल दिया क्रोकोडाइल फिंगर बनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मगरमच्छ के मुंह जैसा दिखता है। ठीक है, जिसके कारण से इसको क्या बोल दिया? क्रोकोडाइल फिंगर बनाना बोल दिया। तो इसके बारे में इतनी चीजें आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि कन्याकुमारी जिले के मूल निवासी मैटी केले को किस्म को जीआई टैग या भौगोलिक संकेत टैग जो है वो प्रदान किया गया है, जो उसके एरिया के इन्वायरमेंट या वहाँ के लेबर विशेष के कारण फेमस है। क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन है हमारे पास में, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर रैंकिंग 2023। हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष टी20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रखा गया है, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो भारत के अगर हम बात करें 360, तो वो भारत के बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, उनको ये प्रदान किया गया। और एक चीज इसमें ये याद रखिए कि टॉप 10 में इंडिया जो है वो कहाँ पर है? टॉप पर। और इस टॉप 10 में इंडिया के टॉप पोजीशन के अलावा बाकी किसी पोजीशन पर कोई भी बल्लेबाज इस रैंकिंग में नहीं है। इस रैंकिंग में अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करते हैं तो दोनों स्थान जो है वो पाकिस्तान प्लेयर के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। ठीक है, सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा कि सेकंड पोजीशन पर मोहम्मद रिजवान है, और थर्ड पोजीशन पर जो है वो बाबर आजम है। फोर्थ पोजीशन की बात करें तो साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम जो है वो 748 के साथ में है। और टॉप 10 में सूर्य कुमार यादव के अलावा, मतलब हम रहेंगे तो टॉप पे रहेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं तो फिर समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर देखिए तो बोल रहे हैं कि भाई हैं तो हम टॉप पे, लेकिन उसके अलावा फिर इधर दिखाई नहीं दे रहे टॉप 10। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप इसमें याद रखिएगा। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल? हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जो है वो जीता है? फटाफट इसको पढ़िए, ढूंढिए और कमेंट करके बताइए। फिलहाल आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।